हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपकी यूनिट 5 ठीक है जो कि प्रोडक्शन को लेके होगी वो पढ़ने वाले हैं। देखो इससे ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे बनने वाले हैं। एक है तुम्हारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पेपर में लिख के रख लो। इसको हम लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर्स भी बोलते हैं। और इवन एक और रिटर्न टू स्केल, ठीक है, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तुम्हें पता है इससे क्वेश्चन आएगा। तो आज हम उसे ही डिस्कस करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्रोडक्शन क्या है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये उसी का कॉन्सेप्ट है, उसी का लॉ है। शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है, ठीक है, तुमने अगर कॉमर्स से किया है अपना तो तुम ये सब पढ़ के आ चुके हो ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में। बट जो नए हैं उनको तो ऑफकोर्स थोड़ा नया लग रहा होगा, बट हम बहुत अच्छे से फ्रॉम जीरो समझेंगे तो तुम्हें एकदम रेडी हो जाओगे एग्जाम के लिए, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये हम आज डिस्कस करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना ये चाहूंगी बेटा कि प्रोडक्शन क्या होता है ना। माइंड तो आएगा क्वेश्चन में दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन यही आना चाहिए कि व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है। तुम्हें अगर मैं नॉर्मल सेंस में बोलूँ ना कि प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, तो हमारे माइंड में जैसे ही ये वर्ड आता है प्रोडक्शन तो हमें लगता है ये किससे बना है, ये बना है टू प्रोड्यूस, है ना। प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोड्यूस मतलब कुछ बनाना, ठीक है। बनाना केला वाला बनाना नहीं, बनाने वाला बनाना मतलब मेकिंग। तो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोडक्शन। इसका मतलब कुछ भी बनाना, कुछ प्रोड्यूस करना, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। मतलब ये जो प्रोसेस है जिसमें कुछ बना रहे इसको बोलेंगे प्रोडक्शन, राइट। बट तुम प्रोड्यूस कैसे करोगे, मतलब बनाओगे कैसे किसी चीज को, उसके लिए तुम्हें कुछ इनपुट्स चाहिए होंगे। इनपुट मतलब कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जैसे कि मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है, मनी चाहिए होगा, पर्सन चाहिए होंगे, दैट इज लेबर चाहिए होंगे, एंड देन ही आप उसको कुछ प्रोड्यूस कर पाओगे। लेबर भी नहीं बोलूँगी, लेबरर चाहिए होंगे, ठीक है। लेबर तो उनके एफर्ट्स को बोलते हैं, थोड़ा सा जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी उन्हें क्लियर हो रहा होगा, बट अभी हम उसको क्लियर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। मतलब इनपुट चाहिए होंगे, उन इनपुट को जब तुम प्रोसेस करोगे तब बनाओगे तुम आउटपुट, एंड दिस होल प्रोसेस इज व्हाट, दिस इज प्रोडक्शन। सिंपल में क्लियर हो गया। अब हम आते हैं तुम्हारे इस पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में भी क्लियर करेंगे। देखो जैसे कि एक बर्गर स्टोर है, आई नो तुम्हें खाने का भी मन हो गया, बट अभी ना कॉन्सेप्ट पढ़ लो क्योंकि वो पेपर में आएगा, ठीक है। तो बर्गर बनाने के लिए इस पर्सन को क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, कुछ इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक बर्न पैटी, वेजिटेबल, चीज़, सॉसेज एंड ऑल, है ना। और इनको प्रोसेस करके, मतलब वन बाय वन लगा के जो भी तीन जाम है उसको करके स्टेप बाय स्टेप ये क्या करेगा, एक फुल रेडी बर्गर बना देगा और वो सर्व हो जाएगी। मतलब इनपुट से आउटपुट बनाना, इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट बनाना, दिस इज प्रोडक्शन, ठीक है। अब इस प्रोडक्शन में, ठीक है, कुछ फैक्टर्स लगते हैं, ठीक है। क्या लगते हैं, फैक्टर्स लगते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली वो रिसोर्सेज जो तुम्हें प्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं, मतलब इनपुट से आउटपुट बनाने में हेल्प कर रहे हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो 4 होते हैं, याद रखो कितने होते हैं, 4 होते हैं। जिनको पता उन्हें पता भी होगा। एक होगा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड क्या होता है, लैंड बेटा हम ऐसे नॉर्मल सेंस में बोलते हैं कि जमीन, ठीक है, सरफेस। बट इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं होता। इकोनॉमिक्स में जितने भी फ्री गिफ्ट है नेचर के, चाहे वो सनलाइट हो, वाटर हो, एयर हो, फॉरेस्ट हो, ये सब क्या है, लैंड का ही पार्ट है, ठीक है। ये सब लैंड में आते हैं। तो हमें क्या चाहिए होगा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे मान लो ये जो शॉप है बेसिकली ये हमारी किसके अंदर आएगी, लैंड के अंदर आएगी, ठीक है। बिल्डिंग ये प्लेस कह सकते हैं। लेबर क्या होता है, लेबर मतलब होता है फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स जो पर्सन लगाता है किसी चीज़ को बनाने में, और वो जो लगा रहा है उसको हम लेबरर बोलते हैं, इसीलिए मैंने क्लियर किया, लेबर, फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स, ठीक है। कैपिटल क्या है, वो टूल्स, इक्विपमेंट, रिसोर्सेज जो वो यूज कर रहा है इसको प्रोड्यूस करने के लिए। एंड एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बेसिकली वो ओनर जो डिसाइड करेगा कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये ओवरव्यू था जो मैंने तुम्हें बेसिक दे दिया प्रोडक्शन को समझाने के लिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर पेपर में आता है तो तुम ब्लैंक नहीं रहोगे, एटलीस्ट तुम वो 4 फैक्टर को एक्सप्लेन करके अब आ जाओगे, ठीक है। तो इनपुट से आउटपुट को बनाना हमारा क्या है, सिंपल है, वो है हमारा प्रोडक्शन। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी आपको मेंशन करके दी है कि प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्ट करना इनपुट को आउटपुट में। तो ये क्या है, प्रोडक्शन। बट एक चीज़ और याद रखना, वो भी कीवर्ड है, दैट इज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। ये जो भी हम इनपुट से आउटपुट बना रहे हैं इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है ह्यूमंस की वांट को सेटिस्फाई करना। अब कुछ भी तुम बना के रख दो जिससे ह्यूमन की वांट नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो हम उस प्रोसेस को प्रोडक्शन नहीं कहेंगे।
जिससे तुमने मिट्टी को उठा के कीचड़ उठा के कीचड़ बना के रख दिया, अब ये कीचड़ से किसकी वांट सेटिस्फाई हो रही है? तुम कह रहे हो मैंने तो इनपुट से आउटपुट बनाई, तो प्रोडक्शन हो गया? नहीं, इकोनॉमिक्स में ये प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन में कन्वर्जन होना है इनपुट का आउटपुट में, बट फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट। एंड दूसरा एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड और है कि ये जो भी प्रोडक्शन पर्पस किया जा रहा है वो पैसे कमाने के लिए किया जाएगा। ठीक है, अगर तुम घर में कोई चीज़ बना रहे हो, इनपुट से आउटपुट बना रहे हो, मान लो घर में तुम बर्गर बना रहे हो अपने घर वालों के लिए, तो वो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में नहीं कहलाएगा। ठीक है, पर्पस क्या होना चाहिए? प्रॉफिट बनाने का। ठीक, तो प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे पर्सन या फर्म रिसोर्सेज को यूज़ करता है, बेसिकली इनपुट को यूज़ करता है, जैसे लेबर, कैपिटल, मटेरियल एंड टाइम, जिससे वो क्या करता है? उन इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करता है गुड्स एंड सर्विसेज में जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। तुम्हें जो डेफिनेशन मीनिंग सही लगे तुम लिख लेना, दोनों का मतलब वही है, इनपुट से आउटपुट को बनाना टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। ये थोड़ा डिटेल में बता दिया गया है, वो थोड़ा क्रिस्प है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिर्फ फिजिकल गुड्स तक लिमिटेड नहीं है, मतलब सर्विसेज भी प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, वो भी आएंगी। दूसरा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ इन फैक्ट्री, ये फिजिकल है। डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, जिसमें वो अपनी स्किल्स, ये सारी रिसोर्सेज यूज करके तुम्हें सर्विस दे रहा है, तो वो भी तुम्हारा प्रोडक्शन ही है। तो ऑल द प्रोडक्शन एक्टिविटीज सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, ये मैंने बता भी दिया कि ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, प्रोडक्शन डज नॉट मीन क्रिएशन ऑफ मैटर, इट मीन क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। एक चीज और याद रखना, अगर बोलते कि प्रोडक्शन मतलब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, तो यू विल से यस, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी हमारा प्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन मतलब क्या? तुम लकड़ी नहीं बनाओगे, है ना, लकड़ी नहीं तुम प्रोड्यूस करोगे, तुम उस लकड़ी से फर्नीचर बना सकते हो, मतलब मैटर को कन्वर्ट कर सकते हो यूज करके एक आउटपुट में, उस पर प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो मतलब तुम उसमें यूटिलिटी, उसमें बेनिफिट्स ऐड कर सकते हो। लाइक उसकी शेप चेंज कर दी तो हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी उसमें ऐड कर दी, उसको मार्केट में समय पे अवेलेबल करा दिया ताकि वो बिक जाए, तो तुमने टाइम यूटिलिटी ऐड कर दी। तो बेसिकली तुम यूटिलिटी ऐड करते हो, उस मैटर में कुछ बेनिफिट ऐड करते हो थ्रू प्रोसेसिंग, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन। इतना डिटेल में तुम्हारे में नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत तुम्हें पता होना चाहिए कि मान लो अगर प्रोडक्शन के बारे में अच्छा खासा लिखने को आ गया तो तुम कुछ पॉइंट्स लिख पाओगे। ठीक है, अब हम आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, डोंट वरी, वो होते हैं। ब्रॉडली इनको दो केस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है तुम्हारा फिक्स फैक्टर और एक होता है तुम्हारा वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर बेटा क्या होता है? मोटा मोटा समझो, फिक्स फैक्टर होते हैं वो फैक्टर जो फिक्स रहते हैं, मतलब जो आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, और वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं? वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब होता है वेरी, वेरी मतलब जो चेंज हो जाए। तो वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो तुमने 4 फैक्टर पढ़े हैं अभी मोटे मोटे, तो इनमें से जो फैक्टर तुम चेंज कर सकते हो वो फिक्स्ड और वो वेरिएबल हो जाएंगे, और जो नहीं चेंज कर सकते हो वो फिक्स्ड हो जाएंगे। ठीक है, फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रहा है, सिंपल। ये होता है तुम्हारा फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। जैसे यहाँ पे मान लो अगर वो वेजिटेबल, बर्गर, पैटी ये सब इंक्रीज कर दे, ठीक है, ये जो तो तुम्हारे यूज़ कर रहा है मटेरियल, ठीक है, कैपिटल जो यूज़ कर रहा है वो इंक्रीज कर दे, तो ये तुम्हारी वेरिएबल हो जाएगी। और अगर जैसे लैंड है वो फिक्स्ड है, वो बढ़ा नहीं पा रहा है, तो वो हमारी फिक्स फैक्टर हो गई। ठीक है, मतलब जो चेंज होगा वो वेरिएबल और जो चेंज नहीं होगा वो फिक्स्ड। अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ हो, गलती से हो गया हो, तो तुमको दिमाग में लेकिन यही रखना है, फिक्स मतलब फिक्स, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो जाए। ठीक है, दूसरी लॉ को समझने से पहले बेटा तुम्हें ये 4 चीज़ें समझनी। पहला फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर जो पढ़ा दिया, अभी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। ठीक है, ये पढ़ लोगे तभी तुम्हें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझ में आएगा, इसीलिए मैं इसको करा रही हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा टाइम पीरियड के बेसिस पे 2 टाइम पीरियड होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। अब टाइम पीरियड से यहाँ मतलब ये नहीं है कि कुछ साल, कुछ महीने का कुछ डिस्क्रिप्शन, जैसे कि तुम्हारा बिजनेस स्टडीज़ में हम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म पीरियड। ठीक है, शॉर्ट टर्म 1 साल का, मीडियम टर्म 1 से 5 साल का, लॉन्ग टर्म वो वाला यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब अलग है। क्या मतलब है? यहाँ पे तुम्हारा जो शॉर्ट रन है उसका मतलब है ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे एटलीस्ट 1 इनपुट रिमेन फिक्स्ड और कांस्टेंट। ये बात एकदम दिमाग में आपको सेट कर लेनी है कि शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे तुम्हारा कम से कम एटलीस्ट एक फैक्टर क्या होता है? फिक्स्ड होता है, मतलब वो आप नहीं बदल पा रहे हो। ठीक है, एटलीस्ट 1 फैक्टर या कहो 1 इनपुट रिमेन कांस्टेंट और फिक्स्ड। जैसे कि मान लो मुझे प्रोडक्शन करना है, मैंने अपना बर्गर का ये कैफे खोला, ठीक है,
अब मानो कि बहुत टाइम से हम बना रहे हैं, कर रहे हैं, बट मैं हर चीज़ बढ़ा ले जा रही हूँ, मैं कैपिटल बढ़ा ले जा रही हूँ, ठीक है, मैं एंटरप्रेन्योर भी मैंने इंक्रीज़ कर लिया मान लो, ठीक है, ओनर मेरे साथ और भी जुड़ गए हैं, ठीक है, इसके अलावा मैंने कैपिटल इंक्रीज़ कर ली, ठीक है, लेबर इंक्रीज़ कर लिए हैं, लेकिन मैं अपना लैंड जो मेरा एक एफ है मैं उसको नहीं बढ़ा पा रही, वो मैं इंक्रीज़ नहीं कर पा रही हूँ। साल हो गया, मान लो 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, 100 साल हो गया, फिर भी वो चीज़ नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है, मतलब एक ऐसे टाइम पीरियड में मैं अभी चल रही हूँ जहाँ पे मैं एक फैक्टर नहीं चेंज कर पा रही हूँ, हो सकता है मैं 2 भी ना चेंज कर पा रही हूँ, मतलब कम से कम एक तो होना चाहिए जो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो मैं किस पीरियड में रन कर रही हूँ अपने बिजनेस को, दैट विल बी नोन एज शॉर्ट रन, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका लॉन्ग रन। लॉन्ग रन क्या होता है? लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे जितने भी इनपुट्स हैं आप सब क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स नहीं रहेगी। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, तो आप लैंड भी बढ़ा सकते हो, लेबर भी बढ़ा सकते हो, एंटरप्रेन्योर भी बढ़ा सकते हो, और कैपिटल भी इंक्रीज कर सकते हो, मतलब जितने भी फैक्टर है तुम सारे इनपुट्स इंक्रीज कर सकते हो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो अगर तुम ऐसे टाइम पीरियड में हो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग रन। अब लोगों को लगता है जो शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन है, वो किसी स्पेसिफिक टाइम से डिसाइड होगा, बट वो ऐसा नहीं होता है। हो सकता है बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो अपने स्टार्टिंग के 1-2 साल में ही लॉन्ग रन में आ जाते हैं, मतलब इतना अच्छा वो ग्रो कर जाते हैं कि वो अपने सारे इनपुट्स बढ़ाने की सिचुएशन में हो जाते हैं। और बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिनको बहुत टाइम लग जाता है, बट देन टू वो शॉर्ट रन में ही होते हैं, मतलब सारे इनपुट कहीं ना कहीं नहीं इंक्रीज कर पाते हैं, कहीं ना कोई फैक्टर उनका फिक्स रहता ही है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा टाइम पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे आगे कनेक्शन बनेगा आपका, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ लिया कि प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा फिक्स फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, लॉन्ग पीरियड क्या है, शॉर्ट पीरियड क्या है, बेसिकली लॉन्ग रन क्या है, शॉर्ट रन क्या है, ये हमने समझा। अब हम आएंगे प्रोडक्शन फंक्शन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मतलब बेटा क्या होता है? फंक्शन मतलब होता है तुम्हारा रिलेशनशिप, ठीक है। क्या होता है? रिलेशनशिप। और हमने प्रोडक्शन को क्या पढ़ा? हमने प्रोडक्शन में पढ़ा कि इनपुट से आउटपुट बनाना, है ना। तो अब इसको जोड़ो तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो जाएगा? रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। सिंपल यही तो बोला, प्रोडक्शन मतलब इनपुट से आउटपुट बनाना, फंक्शन मतलब रिलेशनशिप, मतलब जो रिलेशनशिप है इनपुट एंड आउटपुट का वो होता है मेरा प्रोडक्शन फंक्शन। सिंपल। तो वही बोला गया है कि प्रोडक्शन मतलब क्या? इनपुट से आउटपुट, ये जो रिलेशनशिप है कि कितने इनपुट से कितना आउटपुट बनेगा, बेसिकली ये जो रिलेशनशिप है इसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। और ये जो रिलेशनशिप होता है ना बेटा, ये टेक्निकल रिलेशनशिप होता है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे कुछ प्रोड्यूस करना है, मुझे 500 शूज बनाने हैं, ठीक है। अब मैं कितना इनपुट लूँ जिससे मेरा कितना मतलब 500 का वो बन जाए, लाइक मैं कितना लेबर लूँ, कितना मशीन लगाऊँ जिससे वो 500 यूनिट प्रोड्यूस हो जाए, इसके लिए प्रोडक्शन इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, उन्हें हायर किया जाता है, वो ये सलाह देते हैं, मतलब दे आर वेरी कैलकुलेटिव इन दिस, एंड वो बताते हैं कि आप अगर आपको 500 शूज़ बनाए तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप 4 मशीन ले लो, 10 लेबर लगा लो, या आप मान लो कि 2 मशीन ले लो, 20 लेबर लगा लो, मतलब वो मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन बता देंगे जिससे वो प्रोडक्शन हो पाए। तो कितने इनपुट से कितना आउटपुट बनना है, ये जो रिलेशनशिप है, जो मैथमेटिकल टेक्निकल रिलेशनशिप है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो इनपुट एंड आउटपुट के बीच में टेक्निकल रिलेशनशिप है, जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, कि कितने इनपुट लगाने से हमें कितना आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमने इसको यहाँ पे अच्छे से लिखा है ताकि आप अपने एग्जाम में लिख के आओ, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? जैसा हमने बोला, मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे ना इनपुट एंड आउटपुट को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिनोट किया है, कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है, बहुत ईजी है। देखो, बोल रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मेरा आउटपुट। तुम्हें भी पता है आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? भाई इनपुट पे डिपेंड करता है, जितना इनपुट लगाओगे उतना आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है, ठीक है। तो बोल रहे रिलेशनशिप है, ठीक है, रिलेशनशिप है, कैसा है? मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, किसके बीच में? इनपुट एंड आउटपुट पे। आसानी से नहीं बोल रहा है, बोल रहा है बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज योर आउटपुट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज योर इनपुट। इनपुट आप किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जितना इनपुट लगाओगे उतना आउटपुट आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है आउटपुट, इसको ऐसे डिनोट करेगा, क्यों से? आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शनल, फंक्शनल से एफ से, रिलेशनशिप ऑफ एल एन के। एल एन के क्या है? तुम्हारा इनपुट है, ठीक है। तो हमने जो रिलेशन बताया है वो हमने बताया है, जैसे मान लो
आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप है इनपुट के बीच में। यहाँ पे इनपुट हमने दो लिए हैं, एक लिया है लेबर और एक लिया है कैपिटल। ठीक है, हमने आउटपुट यहाँ पे सिर्फ दो लिए हैं, एक लिया है लेबर और एक लिया है कैपिटल। और आपकी बुक में भी दो ही लिए गए, मतलब आज से तो तुम्हारे फैक्टर 4 हैं, चारों ले सकते हो, बट हम जो भी पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सिर्फ दो से ही पढ़ेंगे, तो तुम्हें भी बस दो ही याद रखने हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो क्यू क्या है आउटपुट, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एल क्या है इनपुट, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो प्रोडक्शन फंक्शन की मीनिंग आपको याद हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अभी सारी कहानी तुम्हें लॉ वेरिएबल में पता चलेगी, कितना हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, वहाँ सब लिंक होगा। अब तुम समझो कि प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्लियर हो गया, जो रिलेशन है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, ठीक, जो टेक्निकल और मैथमेटिकल रिलेशन है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, वो है मेरा प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है शॉर्ट रन और एक हो सकता है लॉन्ग रन। अब तुम्हें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन तो क्लियर है, क्या होता है शॉर्ट रन? शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे एटलीस्ट वन फैक्टर या इनपुट क्या होता है हमारा फिक्स्ड और कांस्टेंट होता है, और लॉन्ग रन ऐसा होता है जहाँ पे हमारे सारे फैक्टर्स या इनपुट क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या हुआ, रिलेशनशिप है यहाँ पे भी इनपुट एंड आउटपुट का बीच में। मतलब शॉर्ट रन बोला, इसका मतलब जब भी मैं अपना आउटपुट बढ़ा रही होंगी इनपुट की वजह से, मतलब इनपुट इंक्रीज करके जब मैं अपना आउटपुट बढ़ाऊंगी, तब वहां पे मैं सारे इनपुट नहीं इंक्रीज कर पाऊंगी, कम से कम मेरा एक इनपुट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये जो रिलेशन है जो होता है मेरा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इट इज दैट टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन वेयर आउटपुट कैन बी इंक्रीज, आउटपुट इंक्रीज होगा, ठीक है, बाय वेरिंग इनपुट। कैसे आउटपुट इंक्रीज होगा, इनपुट को चेंज करके, इनपुट को वेरी करके होता है, हमें भी पता है भाई, जब जैसे जैसे इनपुट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आउटपुट मेरा बढ़ता जाएगा, वो तो हमें भी पता है। वही बोल रहा है जैसे कि लेबर while holding at least one input, but एक इनपुट, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा। हम दो लेके चल रहे थे, तो हम जब दो लेके चल रहे थे तो हम बोलेंगे कि जो हमारा आउटपुट है कमोडिटी एक्स का, उसके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप हमने पढ़ा था एल के, मतलब ये इनपुट और आउटपुट का रिलेशन हमने पढ़ा। अभी बोल रहा है कि हम यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, मतलब आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं, बट उस आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हम इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं। भाई आउटपुट तभी बढ़ेगा जब इनपुट इंक्रीज होगा, बट इनपुट को इंक्रीज करते वक्त भी एक चीज ध्यान रखनी है कि सारे फैक्टर नहीं हम इंक्रीज कर पा रहे हैं, एटलीस्ट एक हमारा फिक्स रहेगा। वो तो हमें पता ही है कि शॉर्ट रन में सब नहीं चेंज होता, एक कम से कम एक तो फिक्स रहेगा। तो इसीलिए एल एन के में हम ये मान लेते हैं कि लेबर हम बढ़ा पा रहे हैं बट कैपिटल मेरी फिक्स है, इसलिए अपने बाहर से ऊपर इसको डोनेट किया था, जिसके ऊपर भी ये लग जाए बार, वो उसको माना जाता है कि वो क्या है, फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। तो अब इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, एटलीस्ट वन इनपुट, जैसे मान लिया कैपिटल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। अब आ गए तुम फाइनल अपने मोड पे कि ये जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, जहाँ पे आप इनपुट को इंक्रीज करके आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हो, बट जो कम से कम एक इनपुट है, लाइक अगर मैंने लेबर और कैपिटल लिया, तो उस लेबर और कैपिटल में एक जो इनपुट है वो मैं चेंज नहीं कर पा रही हूँ, वो मेरा फिक्स्ड या कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, और इसी को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट आएंगे हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन आप खुद सोच लो, लॉन्ग रन में क्या था, सारे इनपुट चेंज हो रहे थे, इसका मतलब यहाँ पे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, मतलब आउटपुट को इंक्रीज करके करेंगे, ठीक है, इनपुट को इंक्रीज करके, और यहाँ पे सारे इनपुट तुम्हारे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, मतलब तुम सब बढ़ा सकते हो। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो फिक्स्ड होगा, क्योंकि हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। तो एक टाइप का प्रोडक्शन फंक्शन जहाँ पे आउटपुट को इंक्रीज करते हैं बाय वेरिंग ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे क्यों, आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, और यहाँ पे एल एन के किसी ऊपर बार नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट या फिक्स नहीं है, सब कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। और तुम्हारा ये जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, लॉ वेरिएबल फैक्टर है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, सॉरी, इसको हम लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं, और ये रिटर्न टू स्केल है, यही तुम्हें पेपर में आने वाला है। तो यहाँ अगर वो पीछे का तुम ना समझते तो तुम आगे कहीं नहीं बढ़ पाते, है ना। तुम यही सोचते कि मैम शॉर्ट रन ये ऐसा क्यों हो गया, एक फिक्स क्यों है, एक वेरी क्यों कर रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ स्टार्टिंग से अब तक क्लियर कर दिया। ठीक है,
तो अब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। बट उससे पहले और भी चीज़ें हैं जो तुम्हें देखनी है, सीखनी है, ठीक है। तो शॉर्ट रन क्या होता है हमने समझ लिया कि शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे कम से कम एक फैक्टर मेरा कांस्टेंट या फिक्स रहता है, ठीक है। जैसे अगर लेबर और कैपिटल है तो हम मान के चलेंगे कि कैपिटल मेरी क्या है, फिक्स्ड है, और लेबर मेरा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अब तो मैं वेरिएबल और फिक्स फैक्टर का भी समझ में आ रहा है, मतलब क्या है, वेरिएबल फैक्टर जो वेरी कर से चेंज हो जाए, लेबर मेरा चेंज हो जाएगा, बट कैपिटल मेरी चेंज नहीं हो रही है, वो फिक्स्ड रहेगी। इसका मतलब शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे एक चीज़ फिक्स्ड है, कम से कम एक चीज़ फिक्स्ड है, और बाकी सारी चेंज हो सकते हैं, ठीक। अब हमने इसमें टेबल में तुम्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। मान लो हमने टेबल में लिखा है सी और एल, ठीक है। सी क्या है, मेरी कैपिटल, और लेबर क्या है, मेरा एल क्या है, मेरा लेबर, ठीक है। क्लियर है, सी क्या है मेरी, सी बोलना नहीं, सी है मेरी कैपिटल और एल क्या है, मेरा लेबर। अब मैं बोल रही हूँ किसी चीज़ को, जो मैंने तुम्हें बोला थियोरेटिकली कि एक इनपुट को हम फिक्स रखेंगे और बाकी को बढ़ा के हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ये शॉर्ट रन में होता है, ठीक है। तो मतलब समझो, जैसे कैपिटल को हमने फिक्स कर लिया कि कैपिटल हमारी हर बार क्या है, 1 1 1 है, मतलब कैपिटल हमारी इंक्रीज नहीं हो रही है। अब हमें प्रोडक्शन करना है भाई, आउटपुट करना है, आउटपुट बनाना है। तो एक तो चलो फिक्स्ड हो गया, अब हम जो दूसरा फैक्टर है जो शॉर्ट रन में वेरी कर सकते हैं उसको लाएंगे। मान लो हमने क्या किया, हमारे पास एक मशीन थी, कैपिटल थी, उसके साथ हमने अभी हमने कोई भी लेबर नहीं लगाया, 0 लेबर। तो जब कैपिटल है, लेबर नहीं है, तो क्या काम ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा, अपने आप तो बनेगा नहीं कुछ। तो आउटपुट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 0। अब मान लो मेरे पास कैपिटल है एक, और मैंने क्या किया, एक लेबर ले आई, ठीक है, एक कैपिटल एक लेबर भी ले आई। चलो अभी लेबर आएगा, और मैंने मान लिया कि एक लेबर आता है तो वो 100 यूनिट, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, 100 यूनिट मशीन के साथ मिलके प्रोड्यूस करता है। अब सिंस शॉर्ट रन है तो कैपिटल फिक्स ही रहेगी, वो 1 ही है। और मैं अब एक और लेबर ले आई, मैं 2 लेबर ले आई। अब जैसे ही 2 लेबर आए, पहले एक था, अब एक के साथ एक और ले आई, तो जैसे ही 2 लेबर हो गए वैसे ही आउटपुट क्या है मेरा और बढ़ गया। अब 2 लेबर मिलके 250 यूनिट, मतलब डबल भी नहीं, उससे ज़्यादा ही बनाने लग गए। तो इस तरीके से मैंने तुम्हें शो किया कि जब कोई नहीं था तो ये हुआ, जब एक आया तो 100 बनाए, जब 2 हो गए तो 250 यूनिट ये लोग मिलके प्रोड्यूस करने लग गए। तो ये आउटपुट भी कह सकते हैं, और इसको हम टीपी भी कह सकते हैं, डेट इज टोटल प्रोडक्ट। सेम चीज़ है, टोटल प्रोडक्ट मतलब कितना दोनों लोग मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं, आउटपुट और टीपी सेम, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट हम आते हैं कि एमपी क्या होता है, एपी क्या होता है। क्योंकि जब अभी तुम रिलेशन पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे तुम एमपी, एपी, टीपी, इन पे रिलेशन से ही तुम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन कर रहे होगे। अगर रिलेशन नहीं पता होगा, तो जब नाम ही नहीं पता होगा मतलब ही नहीं पता होगा। अब जो बैकग्राउंड के हैं कॉमर्स, उन्हें पता है क्या है, वो जो नहीं है उनके लिए थोड़ा न्यू है, तो आप लोग बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। ये तो क्लियर है ना कि मेरे पास कैपिटल फिक्स है, कि शॉर्ट रन है, और लेबर हम बढ़ा रहे हैं। लेबर कोई नहीं था तो कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, एक आया 100 यूनिट बनाई, मान के चला 2 आया तो 250 यूनिट दोनों ने मिलके बना दी, ठीक है। तो मेरा क्या है, एमपी निकालेंगे। एमपी क्या होता है, एमपी होता है बेटा तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या होता है, याद रखना, एमपी होता है तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एक एडिशन यूनिट, एक एडिशनल लेवल लाने से मेरा कितना एडिशनल आउटपुट बढ़ा, वो होता है एमपी। क्लियर है। टीपी क्या होता है, टोटल आउटपुट, ठीक है। एमपी क्या होता है, एक एडिशनल वर्कर लाई, पहले एक था अब एक और ले आई तो 2 हो गए, तो उस एक और के आने से कितना बढ़ा आउटपुट, वो होता है मेरा एमपी, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। देखो पहले तो क्या था, कोई था नहीं, 0 था, तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा। अब क्या है, अब मैं एक लेबर ले आई और कोई तो था नहीं, तो मार्जिनल कैसे आएगा, अब एक आ गया, इससे पहले तो कोई था नहीं, ठीक है, तो इससे पहले कोई था नहीं, वो एक आ गया, मतलब कि 100 ही यूनिट का एडिशन हुआ है, 0 से 1 आने 100 ही यूनिट ऐड हुई, ठीक है, एडिशनल 100 ही एक यूनिट लेबर ने बढ़ा दिया। फिर क्या हुआ, अब एक और लेबर आ गया, डेट इज 2 हो गए। तो पहले क्या हो रहा था, 100 बन रहा था, अब 250 बन रहा है। इसका मतलब एक लेबर के आने से हमारा 150 यूनिट से प्रोडक्शन क्या है, इंक्रीज हो गया। खुद देखो, पहले 100 बना रहा था एक लेबर, अब जैसे एक और आया, एडिशनल एक और आया, तो 250 हो गया। इसका मतलब एक और के जुड़ने की वजह से प्रोडक्शन 100 से 250 हो गया, मतलब 150 यूनिट और बनने लग गई। तो ये मेरा क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया। तो एमपी का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, एमपी का फॉर्मूला भी होता है जो तुम्हें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि एमपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एमपी हमने यहाँ पे कैसे निकाला, अगर आप खुद देखो तो एमपी हमने यहाँ पे कैसे निकाला,
हमने टोटल प्रोडक्ट लिया था तुम्हारा, है ना, टोटल प्रोडक्ट लिया था ये वाला, और इससे इसको माइनस किया है, मतलब TPN को हमने TPN -1, मतलब जो आगे वाला है TPN उसको हमने पीछे वाला TPN -1 कह सकते हैं। इससे क्या क्या माइनस किया, TPN क्या है 250 को माइनस किया 100 से, डेट इज TPN आगे वाला TPN और उसको माइनस किया TPN -1, मतलब एक कदम पीछे। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है TPN -1, ये होता है तुम्हारा MP निकालने का फॉर्मूला। और ऐसे तुम्हें खुद भी समझ में आ रहा है, एडिशनल यूनिट एक लेबर के आने से 1 से 2 हुआ, तो एक अगर 100 बना रहा था तो एक और आने की वजह से अगर 250 हुआ, तो मतलब जो एक और बंदा आया उसकी वजह से 150 से यूनिट मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया है। ठीक है, ओके। और इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है MP का, वो भी आपको याद रखना है, डेट इज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कह लो या लेबर। हमारा यहाँ पे लेबर है तो हम इसको लिख रहे हैं, अगर कोई और वेरिएबल फैक्टर आए तो तुम उसको लिख सकते हो। देखो चेंज इन TP में जो भी चेंज आए, जैसे 100 से 250 आए तो 250 से 100 माइनस क्या मतलब 150। ठीक है, तो चेंज इन TP कितना हुआ 150, और चेंज इन लेबर 1 से 2 मतलब 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो डेट इज 150। सेम आंसर आ रहा है, बट एक चीज याद रखना, ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। कौन सा, चेंज इन TP अपॉन चेंज इन लेबर। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है TPN -1, ये तुम तभी यूज करोगे जब लेबर की क्वांटिटी कॉन्जिक्यूटिव नंबर में चेंज होगी। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 1 2 3 ऐसे चेंज होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अगर मान लो लेबर 1 से 4 हो गया, तो तुमने अगर मान लो ये फॉर्मूला लगा दिया कि मान लो पहले 100 था और फिर मान लो ये एज्यूम करियो 250 था, तुमने ये लगा दिया कि जो तुम्हारा MP है वो 150 है। ठीक है, तो फिर तुम गलत हो जाओगे। क्यों गलत हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे लेबर जो है वो 1 से डायरेक्ट 4 में आया है। ठीक है, वो सीक्वेंस में नहीं बढ़ा कि 1 से 2 2 से 3 1 1 का गैप हो, 1 1 का गैप नहीं है, 1 से 4 आया मतलब 3 का गैप था। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, तब आपको कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। ये बात आप एकदम याद रखो। अगर कंफ्यूज होते हो तो हमेशा यही फॉर्मूला लगाना, क्योंकि ये इस पे भी काम करेगा, ये इस पे भी काम करेगा। मतलब कॉन्जिक्यूटिव होगा तब भी काम करेगा, और नहीं होगा तब भी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। ठीक है, बट ये तभी वर्क करता है जब 1 से 2 2 से 3 ऐसे आए। इवन 10 से 20 करे तब भी गलत मत करके आ जाना कि 10 से 20 में भी तुम ये फॉर्मूला लगा रहे हो। ठीक है, TPN -1 तभी लगता है जब 1 2 3 4 ऐसे से, जैसे 11 से 12 13 ऐसे हो तब। ठीक है, सीक्वेंस में हो। अगर जंप है, गैप ज़्यादा है नंबर्स के बीच में, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, MP वाला, चेंज इन TP अपॉन चेंज इन लेबर या वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो ये तुम्हें समझाने के लिए था, इतना याद रखना। नेक्स्ट आते हैं हम AP पे। AP क्या होता है, AP होता है तुम्हारा एवरेज प्रोडक्ट। जैसे MP पढ़ा, एक एडिशनल लेबर के आने की वजह से कितना एडिशनल आउटपुट हुआ, वो होता है तुम्हारा MP। AP क्या होता है, AP होता है बेटा एवरेज। एवरेज मतलब मीन, एवरेज नहीं निकालते सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर, एवरेज होता था, वैसे ही AP में क्या करना है, जैसे कि ये तो खैर कुछ नहीं आएगा। अब जैसे कि तुम्हारा टोटल आउटपुट है 100, एक बंदा कितना बना रहा है 100, तो AP तो खैर यहाँ पे भी 100 ही हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो 250, दो लोग मिलके 250 बनाते हैं, तो मैं बोलूँगी एक कितना बना रहा है एवरेज, एक का एवरेज कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम 250 को डिवाइड कर देंगे 2 से टू फाइंड आउट द एवरेज, तो कितना हो जाएगा 125। तो ये हमारा TP ऐसे मतलब AP हमारा ऐसे निकलेगा। बेसिकली AP एवरेज बताता है, तो एवरेज निकालने के लिए जो टोटल प्रोडक्ट है उससे तुम डिवाइड कर दोगे किसको, लेबर को। तो एवरेज का फॉर्मूला भी याद रखना, जैसे हमने MP का पढ़ा वैसे एवरेज प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, डेट इज TP डिवाइडेड बाय, TP को तुम किससे डिवाइड करोगे, जो भी तुम्हारा L है लेबर, ठीक है, उससे डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने AP पढ़ लिया, MP पढ़ लिया और TP भी कवर कर लिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे MP AP की कैलकुलेशन यहाँ पे करी है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें मैंने एक बार ओवरव्यू फिर से दिया है कि क्या क्या होता है। तो देखो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर। मैंने बताया था एक लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, जब उसका एवरेज निकालेंगे तो वो हमारा एवरेज प्रोडक्ट हो। कैसे निकालेंगे, TP डिवाइडेड बाय L, वही है TP डिवाइडेड बाय L। मार्जिनल प्रोडक्ट होता है एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस बाय एडिंग 1 मोर यूनिट ऑफ लेबर, एक और लेबर की यूनिट बढ़ाने की वजह से कितना एडिशनल आउटपुट बढ़ा है उसे बोलते हैं MP। ठीक है, दैट इज चेंज इन TP अपॉन चेंज इन लेबर, ये याद रख सकते हो। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल यूनिट ऑफ लेबर, सारे लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं मिलके, वो होता है TP, जो कि तुमने TP निकालना है। और TP अगर नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे, तो TP का फॉर्मूला होता है TP इज इक्वल टू समीशन MP। अगर तुम्हें मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है
उसको ऐड करते जाओ, ठीक है, देन तुम्हारा टीपी निकलता जाएगा। कैसे? जैसे 100 है तो टीपी मेरा क्या होगा, 100 ही होगा। 100 में 150 ऐड किया तो टीपी मेरा कितना, 250। 150 में एक नंबर होता है वो जोड़ती फिर इधर आता, मतलब इस तरीके से एमपी को जोड़ते जोड़ते तुम टीपी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे टीपी को माइनस करते करते नेक्स्ट वाला तुमने एमपी निकाला, वैसे भी जोड़ते जोड़ते तुम टीपी निकाल सकते हो। खैर तुम्हें क्वेश्चन में भी दिया ही हो। चलो अब हम आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि हमने ये भी समझ लिया कि टीपी क्या है, एमपी क्या है, एपी क्या है, हमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि शॉर्ट रन में ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट आता है हमें ये बताइए कि शॉर्ट रन या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आखिरकार है क्या, ठीक है। हमने ये समझा कि कैपिटल जो है एक फैक्टर है वो फिक्स्ड है और लेबर जो है वो वेरिएबल है, मतलब उसको हम चेंज करते जाते हैं। तो तुमको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि जब एक चीज़ फिक्स्ड है और एक चीज़ वेरिएबल है ना, तो जब इंसान प्रोडक्शन करता है ना तो वो धीरे धीरे क्या करता है, लोगों को लाता है और इंक्रीज करता है, ठीक है। मुझे लगता है आपको स्टिकर होगा बट मेरे को तो कोई मिल नहीं रहा है, देखते हूँ। एनीवेज तो मैं तुम्हारे लिए इसे ड्रॉ कर देती हूँ, देखिए है नहीं ड्राइंग, पर चलो ठीक है। तो जब हम प्रोडक्शन करते हैं ना बेटा, तो क्या होता है कि हमें लगता है कि चलो एक मशीन है, एक लेबर ले आते हैं, फिर हमें लगता है प्रोडक्शन बढ़ गया, फिर हम सोचते हैं एक और ले आते हैं, फिर और प्रोडक्शन हो जाएगा, फिर सोचते हैं एक और ले आते हैं, फिर और प्रोडक्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम लेबर बढ़ाते जाते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाए। पर तुम खुद सोचो, हर चीज़ की एक सीमा होती है, अगर ज़्यादा करोगे तो अति हो जाएगी, है ना। जो तुम फायदा जा रहे हो कहीं ना कहीं नुकसान में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, और वही चीज़ होती भी है। तुम खुद देखो, तुम्हारे किचन में मान लो जगह है, अभी एक बंदा गया खाना बनाने, चलो सही है, 2 लोग चले गए तो और काम और तेजी से हो जाएगा, 3 चले गए तो और तेजी से हो जाएगा, चौथा चला गया तो हो सकता है काम और तेजी से हो जाए। बट जैसे जैसे 5, 6, 7वां ऐसे लोग जाते रहेंगे, हो सकता है फिर लड़ाई झगड़ा होने लगे, सामान लोग फेंकने लग जाए, एक दूसरे को दाल चावल सब दे मारे, है ना। तो फिर वो डिक्लाइन हो सकता है एक टाइम के बाद तुम्हारा किचन ही चला जाए। तो यही होता है तुम्हारा इसमें भी, और इसे ही हम खोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत हिंट दे दिया है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन, जैसे मान लो ये लैंड है, ठीक है, पहले एक लेबर आया अच्छा काम हुआ, 2 आया अच्छा काम हुआ, 3, 4, 5, अब तुम लेबर बढ़ाए जा रहे हो, लेबर बढ़ाए जा रहे हो, लेबर बढ़ाए जा रहे हो, ठीक है। एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ पे पूरा येलो हो जाएगा और कोई भी जगह नहीं होगी किसी भी वर्कर को काम करने के लिए, ठीक है। समझ लो ये येलो हो चुका है और तुम बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, फिर कियोस्क होना शुरू हो जाएगा, लोग लड़ने लगेंगे और प्रोडक्शन मेरा धीरे धीरे क्या है, बढ़ने की जगह गिरना शुरू हो जाएगा। मतलब पहले तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, फिर हो सकता है धीरे धीरे बढ़े, क्योंकि थोड़ा सा मूवमेंट इन सब में दिक्कत आएगी, लोग लड़ेंगे झड़ेंगे, फिर भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड देन तुम देखोगे कि वो बढ़ना बंद करके वो गिरना ही शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यही होता है यहाँ पे भी। तो हमने शुरुआत कर दी है, ठीक है, तुम्हें इतना सब कुछ समझाने के बाद हम इस पर अब आ गए हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यही बोलता है जो मैंने तुम्हें बोला कि जैसे जैसे तुम यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हो, क्योंकि फिक्स तो फिक्स है ना यार, तुम लैंड तो नहीं बढ़ा सकते, है ना, या कैपिटल फिक्स है तुम उसको नहीं इंक्रीज कर सकते, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या इंक्रीज कर सकते हो, वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो वही बोला कि जैसे ज्यादा से ज्यादा तुम वेरिएबल फैक्टर जो है उसकी यूनिट ऐड करते जाते हो, ठीक है, जो कि फिक्स फैक्टर के साथ यूज कर रहे हो, मतलब फिक्स फैक्टर फिक्स्ड है, मान लो लैंड फिक्स्ड है, तुम बस लेबर बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। देन बोला इन द बिगनिंग टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पे, पहले तो टोटल प्रोडक्ट बहुत तेजी से बढ़ेगा, मतलब इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा लेकिन डेमिनिशिंग रेट से, फिर बढ़ेगा बट धीरे धीरे बढ़ेगा, स्लो रेट से बढ़ेगा, एंड देन एक ऐसा टाइम आएगा जब टोटल प्रोडक्शन गिरना ही शुरू कर देगा, फॉल होना शुरू कर देगा। तो यही तुम्हें याद रखना, यही है तुम्हारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट ऑफ लेबर लगाते जाते हैं विद अ फिक्स फैक्टर, पहले मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है, एंड देन फाइनली वो गिरना शुरू हो जाता है। दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एंड यहाँ पे हमने तुम्हें टेबल के थ्रू उसे ही एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जैसे ये है तुम्हारा लेबर, ये है तुम्हारा टीपी। लेबर क्या है, लेबर तुम जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे हो, मैंने बोलता सी जो है, मान लो यहाँ पे सी है कैपिटल, वो तो फिक्स है ना, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं, तुम्हें इससे समझ में आ रहा होगा। लेबर क्या है, लेबर हमारा वेरिएबल है, वो चेंज होता जाएगा। पहले तुमने 1 रखा तो तुम 100 यूनिट बना रहे थे, 2 ले आए तुम 300 बनाने लगे, 3 ले आए तो 3 मिलकर 600 बनाने लगे, 4 ले आए 800 बनाने लगे, 5 ले आए 900 बनाने लगे, 6 ले आए अभी कुछ नहीं बढ़ रहा, 900 ही बन रहा, मतलब रुक गया, और 7 ले आए प्रोडक्शन क्या है, गिर गया। यही था तुम्हारा कि सबसे पहले क्या होगा, जैसे आप एक फिक्स फैक्टर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर डेट इज लेबर बढ़ाते जाओगे, तो पहले तो टीपी तुम्हारा इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, ये इंक्रीज हो रहा है तुम्हारा
एट इंक्रीजिंग रेट। कैसे? पहले 0 से 100 बढ़ा, फिर 200 बढ़ा, फिर 300 बढ़ा, है ना, 100 बढ़ा, 200 बढ़ा, 300 बढ़ा, मतलब इंक्रीज रेट से बढ़ा। फिर क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि इंक्रीज नहीं हो रहा, अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी तुम्हें दिखाती हूँ कि इंक्रीज ही हो रहा है, बट इंक्रीज हो रहा है एट डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रेट कह सकते हैं। क्यों? देखो 600 से 800 सिर्फ 200 बढ़ा, 200 से 900, 900 से 900 जीरो, मतलब 200 100 जीरो ऐसे अब बढ़ रहा है, मतलब पहले बहुत तेजी से बढ़ रहा था एंड देन धीरे धीरे वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लग गया, है ना। पहले तुमने देखा, पहले 0 से 100 बढ़ा, फिर 200 बढ़ा, फिर तुम्हारा 300 बढ़ा, अब क्या हुआ 200 बढ़ा, 100 बढ़ा, 0, अब ये इंक्रीज हो रहा है। गैप देखो 100 का फिर 0 का, यहाँ पे गैप बढ़ता गया, 100 200 300 ऐसे, तो ये इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो वो फॉल हो गया, है ना, फॉल हो गया, मतलब 800 पे एकदम गिर गया, 900 से सीधा 800 पे आ गया। इधर कहीं भी वो गिरा नहीं है कि किसी से नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से वो हो छोटा हो, सब बढ़ ही रहे हैं, बट यहाँ पे वो फॉल हो गया। तो ये तुम्हारी स्टेजेस हैं टीपी की, कि सबसे पहले तो वो इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, देन वो इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रेट से, एंड देन वो फाइनली क्या होता है, फॉल हो जाता है, जैसे यहाँ पे हो गया। तो ये तुम्हारी कुछ स्टेजेस हैं तुम्हारे टीपी की, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि क्या होता है, हो सकता है टीपी का पूछ ले, तो आपको टीपी के फेजेस पता होने चाहिए, ठीक है। ये हमने आपको क्लियर किया। और हम अगर इसका ग्राफ बनाए ना, तो कैसा बनेगा, देखो मैं कोशिश करती हूँ कि लाइन सही हो, आप अपना स्केल से बनाओगे तो सही आएगा, ठीक है। तो टीपी हमने क्या देखा, सबसे पहले वो क्या है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। जब भी इंक्रीजिंग से बनता है ना, तो इंक्रीजिंग का याद रखना, एक चीज़ मैं पहले फिर से बता दूं, इंक्रीजिंग में ना ऐसे हम कर्व बनाते हैं, और जब डिक्रीज होता है तो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखना, इंक्रीज में ऐसे, डिक्रीज में ऐसे, ठीक है, जब डिमिनिशिंग रेट से हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने करी, इसलिए मैंने कर्व जो है वो थोड़ा सा ऐसे बनाया कि वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा। अब क्या हुआ, यहाँ से वो मान लो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लग गया, एंड देन वो फाइनली फॉल हो गया। ये है तुम्हारा टीपी कर्व, ठीक है। यहाँ पे वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, यहाँ पे वो उसने कर्व लिया, इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं, जहाँ से वो इंक्रीज से डिक्रीजिंग वाली फेज पे स्विच करता है, ठीक है। और फिर यहाँ से वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से डिमिनिशिंग रेट से, एंड देन यहाँ पे फाइनली वो क्या हुआ, फॉल हो गया। सो दिस इज व्हाट टीपी कर्व, ठीक है। हमने टीपी कर्व इस तरीके से आपका ड्रॉ किया है। तो लॉ वेरिएबल जो है अगेन ये हमें यही बोलता है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऐड करते जाएंगे फिक्स फैक्टर के साथ, वैसे वैसे अभी तुमने यहाँ पे खुद देखा कि टीपी स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, व्हेन देन इंक्रीज होगा एट द डिमिनिशिंग रेट से, एंड देन फाइनली फॉल होगा। तो ये चीज़ तुमने यहाँ पे करके भी देख ली, और यही चीज़ तुम्हारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन तुम्हें बोलता है, क्योंकि शॉर्ट रन में एक चीज़ फिक्स्ड होती है, एक चीज़ वेरिएबल होती है, तो हम हर चीज़ से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, हर इनपुट को इंक्रीज करके प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। तो जब एक फिक्स्ड रहेगी एक वेरिएबल होगा, तो यही सिचुएशन तुम यहाँ पे देखोगे, पहले तो तेजी से बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, एंड देन फाइनली फॉल हो जाएगा। नेक्स्ट हमने एमपी पढ़ा था। अब पूछा जाता है कि टीपी और एमपी में क्या रिलेशन है, क्वेश्चन आता है, तुम्हें टीपी क्या होता है बता दिया, एमपी क्या होता है बता दिया। अब लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन में टीपी एंड एमपी का भी रिलेशन पूछा जाता है, तुम्हें दोनों का रिलेशन क्लियर होना चाहिए। टीपी का तो तुमने देख लिया, एमपी का देखो। एमपी क्या था, एमपी था एडिशनल लेबर के लाने से कितना एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। लाइक पहले 1 था तो 100 हो रहा था, एक और ले आए तो 200 से मेरा बढ़ गया, खुद देखो ना, पहले 1 था 100 हो रहा है, एक और लेबर बढ़ा दिया तो मेरा प्रोडक्शन 100 से 300 गया, मतलब 200 से एडिशनल एक लेबर के आने से इंक्रीज हुआ है। फिर 2 से 3 आ गया, फिर टीपी क्या हो गया 300 से 600, मतलब एक और बंदे के आने की वजह से 300 से प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये चलता जाएगा, 300 से 4 एक और लेबर बढ़ा तो 600 से 800, मतलब 200 से एक लेबर के आने से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ठीक है। फॉर्मूला लगा के भी तुम निकाल सकते हो एमपी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुम एमपी का फेज समझोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि एमपी में क्या हो रहा है। एमपी में तुम देख रहे हो कि पहले तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 100 200 300 आराम से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एमपी क्या है, यहाँ से देखो डिक्रीज होना शुरू हो गया 300 से, फिर वो 200 100, ठीक है, डिक्रीज होना शुरू हो गया।
देन यहाँ पे 0 हो गया और फिर फाइनली नेगेटिव भी हो गया। मतलब एमपी का अलग ही जाता है। एमपी का क्या जा रहा है, पहले तो इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, एंड देन फाइनली वो नेगेटिव भी हो रहा है। टीबी में ऐसा कहीं नहीं था। हाँ, वो इंक्रीज हुआ, इंक्रीजिंग रेट से डिमिनिशिंग रेट से भी इंक्रीज हुआ, देन वो फॉल हुआ, बट नेगेटिव कभी नहीं हुआ, 0 कहीं भी नहीं हुआ। बट एमपी तुम्हारा ये चीज़ शो करता है। देखो पहले इंक्रीज हुआ, दिन यहाँ से तुम देख रहे हो कि 300 से 200 फिर 100, फिर ये डिक्रीज हुआ एंड देन 0 हुआ एंड देन फाइनली नेगेटिव। इसलिए जो तुम्हारा एमपी का कर्व बनेगा ना, वो कुछ इस तरह बनेगा। किस तरीके से कि सबसे पहले तो हम इसको दिखाएंगे कि ये इंक्रीज हुआ, ठीक है, ये इंक्रीज हुआ, उसके बाद ये डिक्रीज हुआ, ठीक है, देन ये 0 आया एंड देन फाइनली ये नेगेटिव भी हो गया। मतलब पहले तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ, ठीक है, पहले इंक्रीज हुआ, फिर वो गिरना शुरू हुआ, फिर 0 हुआ एंड देन वो नेगेटिव भी हो गया। ये क्या है, ये है बेटा तुम्हारा एमपी कर्व, ठीक है। यहाँ पे लेबल लिख लेंगे, यहाँ पे एमपी लिख लेंगे, वहाँ मैंने कुछ लिखा नहीं है, तुम लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे तुम लिख सकते हो ये 0 है ही, तो यहाँ 0 पे ये डिक्रीज हो, तो पहले इंक्रीज हुआ, फिर फॉल हुआ एंड देन ये नेगेटिव भी हो गया, ठीक है। तो ये है तुम्हारा एमपी कर्व। तो टीपी में हमने अलग केस देखा, एमपी में हमने अलग केस देखा कि पहले तो इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर 0 भी हुआ एंड देन फाइनली वो नेगेटिव भी हो गया। दिस इज व्हाट, दिस इज एमपी। ये कर्व भी आपको याद रखना है, एमपी का ऐसे बनेगा। नाउ हम रिलेशनशिप समझेंगे टीपी और एमपी के बीच में क्या है। ऐसा इससे पहले ना ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, पर मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली तुम्हारे लिए, एंड यहाँ से ना ऑडियो चली गई, तो अभी ना मेरा लॉस ऑफकोर्स हो गया इतने टाइम का। बट चलो दोबारा से मैं इसको पढ़ा रही हूँ फिर से, तो इस बात पे ना तुम थोड़ा सपोर्ट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो रिलेशनशिप समझते हैं टीपी और एमपी के बीच में क्या है। देखो तुमने जैसे अभी यहाँ पे देखा क्या हुआ कि जैसे जैसे टीपी इंक्रीज हो रहा है, देखो टीपी इंक्रीज हो रहा है, वहाँ पे एमपी भी क्या हो रहा था, एमपी इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। फिर टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इस स्टेज पे डिस्कस कर चुके हैं हम। और एमपी भी क्या कर रहा है, यहाँ पे एमपी क्या कर रहा है, फॉल करना शुरू हो गया, तुमने देखा 300 से 200, 100, या अब ये गिरना शुरू हो गया, ठीक है। फिर जहाँ पे तुम्हारा टीपी क्या है अपने मैक्सिमम पे 900 पे, वहाँ पे एमपी क्या है तुम्हारा 0 हो गया, और जहाँ टीपी फॉल करना शुरू हुआ वहाँ पे एमपी तुम्हारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये कुछ रिलेशन है जो तुम्हें समझना है बेटा। जब टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, देखो ना, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पे टीपी इंक्रीज होना शुरू हुआ डिक्रीजिंग रेट से, वहाँ पे एमपी क्या है, गिरना शुरू हो गया, फॉल होना शुरू हो गया। जहाँ पे टीपी तुम्हारा मैक्सिमम है 900, 900, तुम बोलोगे दोनों जगह मैक्सिमम है, नहीं, मैक्सिमम उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ से फिर बाकी वाला नंबर गिरना शुरू हो जाए। अब 900 के बाद देखो ना 800 आ गया, तो इसका मतलब मैक्सिमम 900 है, तो वहाँ पे तुम्हारा एमपी क्या है, 0 है। और जहाँ पे तुम्हारा टीपी फॉल हुआ वहाँ पे एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब जब हम प्लॉट करेंगे ना डायग्राम, वो डायग्राम प्लॉट करना तो हमें ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तुम रिलेशनशिप तुमने देख लिया, जब तक टीपी इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से, तुमने देखा एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पे टीपी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, तुमने देखा एमपी गिरना शुरू हो गया। अभी बताया इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, एमपी देखो 300, 200, 100, अब ये गिरना शुरू हो गया, है ना, बढ़ नहीं रहा है। पहले 100, 200, 300 इंक्रीज हो रहा है, अब 300 से 200 आ गया, फिर 100, मतलब डिक्रीज होना शुरू हो गया। जहाँ पे टीपी अपने मैक्सिमम पे पहुंचा, तुम्हें बताया 900 पे पहुंचा, वहाँ पे एमपी क्या हो गया, एमपी 0 हो गया। और जहाँ पे टीपी तुम्हारा डिक्रीज होना शुरू हुआ, मतलब फॉल होना शुरू हुआ 900 से 800, वहाँ पे एमपी तुम्हारा नेगेटिव हो गया। अब यही चीज़ ना हमें डायग्राम में प्लॉट करनी है, और तुम्हें भी ये चीज़ आनी चाहिए। अगर थोड़ा सा फास्ट हुआ है तो तुम इसको क्या कर लेना, स्लो कर लेना, क्योंकि मैं एक बार बोल चुकी हूँ, दोबारा बोल रही हूँ तो मेरे को फास्ट ही लग रहा है। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ फिर से। यहाँ पे मैंने बनाया टीपी, ठीक है, ये लेबल ले लिया 0, ये बनाया मैंने एमपी 0, ये लेबल। सबसे पहले तुमने बेटा क्या देखा, टीपी कब तुम देख के आए हो, है ना, एमपी भी तुम देख के आओ। अब हमें प्लॉट करना है। जैसे मैंने बोला कि पहले टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पे, फिर डिक्रीज होगा एंड देन फॉल होगा। ये है देखो, ये इंक्रीज हो रहा है, मैंने यहाँ तक इसको इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज किया, फिर मैंने इसको इंक्रीज किया लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, एंड देन मैंने इसको फॉल कर दिया, ठीक है। ये बना तुम्हारा टीपी कर्व, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा और सही बना लेते हैं। ठीक है, तुम तो स्केल से बनाओगे तो अच्छा बनाना। इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, डिक्रीज हो रहा है एंड देन ये फॉल हो गया, ये हो गया टीपी कर्व। अब हमें 2 पॉइंट याद रखने थे तुम्हारे, क्या कि जहाँ पे तुम्हारा टीपी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग वाली सिचुएशन पे आ रहा था, वहाँ पे मेरा एमपी क्या था, अपने मैक्सिमम पे था। ये चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, जहाँ पे टीपी इस स्टेज से डिक्रीजिंग वाली स्टेज पे शुरू होता है, वहाँ पे तुम्हारा एमपी क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि 600 के बाद से वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अब यहाँ से डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो वहाँ पे एमपी मेरा क्या है, मैक्सिमम। इसका मतलब ये जो टर्न आ रहा है ना इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग वाली फेस का, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ तक मैं मान रही इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से मैंने डिक्रीज बनाया,
तो इस पॉइंट पे मेरा एमपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जब भी मैं प्लॉट करूंगी तो मैं कोशिश करूंगी जो एमपी कर्व का जो मेन जो इंक्रीजिंग पॉइंट है वो यहाँ पे आए, ये तुम्हें भी ध्यान रखना है। और जहाँ पे मेरा टीपी मैक्सिमम पे था वहाँ पे तुमने देखा कि एमपी क्या था, जीरो था। तो मेरे कर्व में कोशिश करूंगी कि यहाँ पे मैं जहाँ पे ये इंक्रीजिंग पे है वहाँ पे मैं इसको जीरो दिखाऊँ। तुम्हारे पास स्केल होगी तुम अच्छे से बना सकते हो। तो अब ये जैसे इंक्रीज हो रहा है तो मैं एमपी का जो मिड हाईएस्ट पॉइंट है वो यहाँ दिखाऊंगी, क्योंकि जहाँ पे टीपी का टर्न लेना शुरू हुआ, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होना शुरू हुआ है, वहाँ पे एमपी मेरा मैक्सिमम था। और जहाँ पे मेरा ये टीपी मैक्सिमम है वहाँ पे मेरा एमपी जीरो था। तो मैंने इसको कोशिश किया कि ये जीरो पे आ जाए, ठीक है। तो ये कर्व ऐसे आ जाएगा जीरो पे, ठीक है। तुम इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना। तो ये हो गया जीरो पे। तो ये हो गया मेरा टीपी कर्व, ये हो गया मेरा एमपी कर्व। रिलेशन शो कर रहा है जब टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। जब टीपी इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे, तब एमपी मेरा डिक्रीज हो रहा है। जब टीपी मेरा मैक्सिमम था एमपी मेरा जीरो था, एंड देन जब टीपी फॉल हुआ है एंड देन मेरा एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इस तरीके से कर्व जब आप प्रॉपर बनाओगे तो वो बन के आ जाएगा, ठीक है। बट रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने अभी तक समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है एपी, कि एपी क्या होता है। तुम्हें क्लियर है कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। एक दो लोग मिलके इतना बनाते हैं तो ऑन एन एवरेज एक कितना बनाता है, तो हम टीपी को डिवाइड करते हैं वेरिएबल फैक्टर लेबर से निकाल लेते थे, हम सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वैसे ही निकाला है यहाँ पे देखो, टीपी को 1 से क्या 100, 300 से क्या 150, 600 क्या 300, क्योंकि तीन मिलके 600 बनाए तो एक एवरेज पे कितना बना, तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइड ही करोगे। तो इस तरीके से हमने ये यूनिट्स निकाल ली। मतलब क्या है, ये क्यों किया है, ताकि अब हम आपको एमपी और एपी का रिलेशन समझा पाए। हमने टीपी और एमपी का रिलेशन देख लिया, क्या है एपी और एमपी में भी रिलेशन होता है, वो भी आपको देखना। अब देखो एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, मतलब इंक्रीजिंग रेट नहीं, इंक्रीज हो रहा था। फिर यहाँ से क्या हुआ, डिक्रीज होना शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ जीरो हो गया एंड देन यहाँ नेगेटिव हो गया। 4 स्टेज थे इसके। एपी का देखो, एपी यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब 200 के बाद से क्या हुआ, डिक्रीज होना शुरू हो गया। मतलब एपी का सिंपल है, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। एमपी का अलग है, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, जीरो आता है नेगेटिव होता है, ठीक। अब एक चीज नोटिस करो, जहां पे एपी तुम्हारा मैक्सिमम पे है दैट इज 200, क्योंकि 200 के बाद से तो 180 वो गिरा है ना, तो मैक्सिमम 200 है। जहां पे एपी तुम्हारा मैक्सिमम पे है वहां पे एमपी एपी के क्या है, बराबर है, 200 200। इसीलिए कहते हैं जब एपी एमपी एक दूसरे के बराबर होते हैं तो वहां पे एमपी कर्व एपी को उसके हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट है, कट करता है, ठीक है। तो जब तुम डायग्राम बनाओगे तो तुम्हें ये शो भी करना पड़ेगा। तो सिंपल है, एपी का डायग्राम तो सिंपल है, तुमने बनाया और इंक्रीज से डिक्रीज करा दिया, इंक्रीज हुआ एंड देन डिक्रीज हो गया। अब ये जो एपी का जहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, तुम्हें कोशिश ये करना, जब भी तुम एमपी का बनाओ, कोशिश क्या बनाना ही है, एमपी का बनाओगे तो एमपी को एपी के यहाँ पे कट करवाओगे। तो अब एमपी आया और इसने एपी को उसके मैक्सिमम पे कट किया, अंदर ये फॉल हो गए, नेगेटिव हो गया। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एपी कर्व है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एमपी कर्व है, ये लेबर है, ये जीरो है और ये लेवल है, ठीक, ग्राफ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसे बन के आया, ठीक है, ऐसे। तो अब तुमको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में आ रही है क्या, कि जब एपी और एमपी, मतलब जब एमपी जो एमपी है वो एपी को इसके मैक्सिमम पे कट करता है, वही लिखा है, एमपी कब कट करता है एपी को उसके मैक्सिमम पे। एमपी एपी यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और एपी अपने मैक्सिमम पे होता है और एमपी उसको उसके मैक्सिमम पे कट कर रहा है। दूसरा देखो, ये जो एमपी है, एमपी कहाँ है, एपी के ऊपर है, मतलब एमपी क्या है, ग्रेटर है एपी से। जब भी एमपी का एपी के ऊपर होगा तो कहना कि एमपी एपी से बड़ा है। तो जब एमपी एपी से बड़ा है तो तुम देख रहे हो एमपी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी रिलेशन है कि जब एमपी एपी से बड़ा है तब एपी बढ़ता है। अब देखो, अब एमपी क्या है, एपी के नीचे आ गया, मतलब एमपी एपी से कम हो गया। जब एमपी एपी से कम हो जाता है तब तुम देख रहे हो कि एपी गिरना शुरू कर देता है। वही चीज़ लिखा है, जब एमपी एपी से कम होता है तो एपी फॉल होता है। तो ये रिलेशन बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। जब यहाँ पे एमपी क्या है, एमपी मैक्सिमम है एपी से, तो एपी क्या कर रहा है, एपी राइज कर रहा है। और जब एमपी एपी से लेस है तो एपी फॉल कर रहा है। तो ये चीज़ तुमको याद रखनी, ये रिलेशन एमपी एपी के बीच में बनेगा और ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। टीपी एमपी का पता चल गया, एपी एमपी का पता चल गया। अब आओ ये पूरी टेबल पे, ये तुम्हें स्टेजेस बता रहे हैं। 3 स्टेजेस होती हैं तुम्हारी, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न या डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। ये बनी है तुम्हारी एमपी के बेसिस पे, ठीक है। तो ये देखो तुम्हें इस तरीके से अब तीनों को मर्ज करके बनाया। ये तुम्हारा टीपी का कर्व है, पहले इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब यहाँ से इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से एंड देन फॉल हुआ। एमपी का देखो, एमपी पहले एपी का देखो, एपी क्या है, इंक्रीज हुआ एंड देन डिक्रीज हुआ। एमपी का देखो, पहले इंक्रीज हुआ, ठीक है, फिर जहाँ पे
तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, मतलब टीपी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पे डाइवर्ट हुआ, वहाँ पे एमपी अपने मैक्सिमम पे था, हमने बनाया भी था वहाँ पे। फिर जब तुम्हारा एमपी क्या हुआ, फिर फॉल होना शुरू हुआ, मतलब डिक्रीज होना शुरू हुआ, देन जीरो पे आया। जीरो कब आया, जब टीपी तुम्हारा हाईएस्ट पे था, तो एमपी जीरो पे है एंड देन वो नेगेटिव हो रहा है। तो ये तो हम कर्व बना चुके हैं अलग अलग, और इसको हमने एक साथ अब यहाँ पे प्लॉट कर दिया, तुम्हें साथ में प्लॉट करके आना चाहिए। ये पूरी टेबल है तुम्हारी, ये है तुम्हारी स्टेज 1, ये तुम्हारी स्टेज 1, ये है तुम्हारी स्टेज 2, हमने इनको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 पे स्टेज 1 को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज 2 को बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न, और स्टेज 3 को बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न। अब स्टेज 1 में क्या हो रहा है, स्टेज 2 में क्या हो रहा है, स्टेज 3 में क्या हो रहा है, टीपी एमपी एपी के साथ ये तुम्हें लिख के आना है। कैसे लिखोगे, टेबल के फॉर्म में या अपने हिसाब से जैसे मन है। देखो स्टेज 1 में जैसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, यहाँ पे तुम देखोगे कि टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से और इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से। अब डायग्राम देखना, स्टेज 1 ये तक की है स्टेज, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, देन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, टीपी हो रहा है। इसी पे स्टेज 1 पे एमपी का क्या है, इंक्रीज होता है मैक्सिमम पे जाता है, देन गिरना भी शुरू होता है। देखते हैं स्टेज 1 पे एमपी ये वाला कब इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम पे भी गया एंड देन फॉल होना भी शुरू हो गया। हाँ ठीक है, स्टेज 1 में ये चीज़ यहाँ जा रही है। स्टेज 1 में एपी क्या कर रहा है, इंक्रीज होता है और अपने मैक्सिमम पे जाता है। तो एपी को देखो, एपी इंक्रीज हो रहा है और अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया स्टेज 1 पे। ये स्टेज 1 है, तुम्हें याद रखना है स्टेज 1 में टीपी एपी एमपी के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं स्टेज 2 पे, ये वाली स्टेज। स्टेज 2 में अगर तुम देखो तो स्टेज 2 में टीपी इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, देन मैक्सिमम पे जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से। तो टीपी को देखो इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, हाँ भी गिरा तो नहीं है, इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से और अपने मैक्सिमम पे इसी स्टेज पे सेकंड स्टेज पे पहुंच गया। अगर मैं एमपी का देखूं तो एमपी सेकंड स्टेज पे क्या है, एमपी सेकंड स्टेज पे गिरना शुरू हो गई और जीरो पे पहुंच गई है। और अगर हम एपी को देखें तो एपी डिक्रीज होना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो यही चीज़ तुम्हारी यहाँ पे लिखी भी हुई है, क्या इंक्रीज हो रहा है टीपी डिमिनिशिंग रेट पे मैक्सिमम पे पहुंच गया, डिक्रीज हो रहा है जीरो हो गया, और इंक्रीज हो रहा है मतलब जो एपी है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओके, देन आते हैं तुम्हारी थर्ड स्टेज पे, ये वाली स्टेज। टीपी क्या है, यहाँ पे फॉल होना शुरू कर दिया, एपी क्या है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। भाई एपी जो कभी नेगेटिव होता है तो डिक्रीज ही हो रहा है दोनों में, ठीक है। बस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम के बाद डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है बस। और एमपी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एमपी नेगेटिव हो गया थर्ड स्टेज पे, एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया थर्ड स्टेज पे, ये गिरना शुरू हो गया और ये कंटिन्यू टू डिमिनिश। तुम्हें सारी स्टेजेस के पॉइंट याद होने चाहिए। स्टेज 1 पे टीपी क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। स्टेज 2 पे क्या हो रहा है, टीपी के साथ इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, मैक्सिमम पे आ गया है, फिर फॉल हो गया थर्ड पे। एमपी का क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, पहली स्टेज पे इंक्रीज हो रहा है मैक्सिमम पे गया और गिर भी गया, ठीक है। स्टेज 2 पे क्या हुआ, गिरा और जीरो हुआ, स्टेज 3 पे नेगेटिव हुआ। एपी क्या है, इंक्रीज हुआ मैक्सिमम पे गया, आफ्टर मैक्सिमम डिक्रीज हुआ एंड देन फाइनली डिमिनिश हो गया। ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से आने चाहिए, ये तुम्हारी स्टेजेस हैं, क्वेश्चन आएगा और आप इसको अच्छे से करके आएंगे। तो स्टेज 1 को इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं, 2 को डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं और 3 को नेगेटिव रिटर्न बोलते हैं। इसी स्टेजेस पे तुम्हारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ये पूरा सिनेरियो डिवाइडेड है जो हमने अभी यहाँ पे आपका डिस्कस कर लिया। कुछ एजम्पशन पे बेस्ड है, क्या कि वन फैक्टर इनपुट क्या होगा, वेरिएबल होगा। मान के चलेंगे जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसमें कम से कम एक फैक्टर जो है वो तुम्हारा फिक्स्ड होगा, बाकी सारे वेरिएबल होंगे। तो आई थिंक अपोजिट है, वन फिक्स्ड होगा और बाकी सारे वेरिएबल होंगे। शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन है, फैक्टर प्रोपोर्शन वेरिएबल होंगे, मतलब तुम देखो जो प्रपोर्शन में बढ़ रहा है, जैसे ये तुम्हारी कैपिटल होगी, लेबर हो गई, लेबर फिक्स कैपिटल फिक्स है, लेबर 1 है 2 है, तो एक प्रपोर्शन में बढ़ रहा है जो वेरिएबल है, मतलब 1:1 1:2 1:3 चेंज हो रहा है प्रपोर्शन, ठीक। यूनिट ऑफ एक्शन डज नॉट चेंज, मतलब जो टेक्निक है प्रोडक्शन की वो चेंज नहीं होंगी। हम मान के चलेंगे कि जो टेक्निक हम पहले यूज कर रहे थे वही अभी यूज करें, ऐसा नहीं कि वो टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, ठीक है। यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर होमोजीनियस है, मतलब जो भी लेबर है वो सब इक्वली एफिशिएंट, ऐसा नहीं कोई एक लेबर अच्छा ज़्यादा तेज है फुर्त है एक नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये सारे एजम्पशन पे हमारा लॉ बेस्ड है, एजम्पशन तुम्हें याद रखने हैं। देन आ रहा है कि तुम्हारा जो इंक्रीजिंग रेट आपने बताया, इंक्रीजिंग रिटर्न की पहली स्टेज है, दूसरी डिक्रीजिंग रिटर्न की है, देन नेगेटिव रिटर्न की। ये क्यों होता है, पहले इंक्रीज क्यों हो रहा है, फिर डिक्रीज क्यों हो रहा है, फिर नेगेटिव क्यों हो जा रहा है एमपी हमारा। इसके कुछ रीज़न है जो तुम्हें भी पता है कि पहले स्टार्टिंग में क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि एक लैंड है, लेवल लाओगे 2 आएंगे 3 आएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, यूटिलाइज होगा वो फिक्स फैक्टर। तो वही बोले पहले फुल यूटिलाइजेशन होता है फिक्स फैक्टर का, पहले फिक्स फैक्टर लाइक मशीन है, अंडर यूटिलाइज है, कोई यूज़ नहीं कर रहा, जैसे जैसे लेबर आएगा वो यूज़ होगा, तो स्टार्टिंग में इंक्रीज ही होगा रिटर्न, ठीक है। दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर,
ज़्यादा वर्कर आएंगे, पहले एक सब कुछ करता था, एक और आ गया उसने भी काम बांट लिया, एक और आ गया उसने भी काम बांट लिया, तो काम सब में बट गया, लोग स्पेशलाइज्ड हो गए, एक्सपर्ट हो गए अपने अपने काम में और एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कॉजेस, बट पढ़ लो। डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों होता है? क्योंकि आप क्या हो रहा है, तुम बढ़ाते जा रहे हो, फिक्स तो फैक्टर है कि लेवल लाते जा रहे हो, लाते जा रहे हो, लाते जा रहे हो, तो क्या होगा, आउटपुट गिरना शुरू होगा, मतलब डिस्टर्बेंस शुरू होगा। एक आइडियल रेशियो होता है लैंड और लेबर, एक सम पॉइंट के बाद तुम एक्स्ट्रा लेबर लाओगे तो प्रोडक्शन डिस्टर्ब ही होगा। दूसरा, लिमिटेड फिक्स फैक्टर, जो भी लैंड है मशीन है ये लिमिटेड है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, तुमने फिक्स कर रखा है, उसी पे ही तुम बढ़ाए जा रहे हो वर्कर, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो बढ़ेगा, बट जैसे जैसे भीड़ इकट्ठा होगी प्रोडक्टिविटी गिरना शुरू हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग, कंजेशन हो जाएगा, एफिशिएंसी गिरेगी, मार्जिनल एफिशिएंसी डिक्लाइन, मतलब हर वर्कर का तुम देख रहे थे अभी मार्जिनल में कि एडिशनल आउटपुट पहले तो बढ़ रहा था पर यूनिट के आने से, बट धीरे धीरे वो कम होता जा रहा था, इसीलिए हो रहा है कि भीड़ इकट्ठा हो रही है और एफिशिएंसी कम हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, बट अभी भी पॉजिटिव है, गिरा नहीं है। देन नेगेटिव रिटर्न क्यों होता है? एक्सेसिव यूज होता है तुम्हारा वेरिएबल फैक्टर का, इतने ज़्यादा वर्कर कि एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, आउटपुट गिरने लगता है एकदम, मिसमैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, एफिशिएंसी नहीं होती, आउटपुट गिरता है। एंड फिक्स फैक्टर कांस्टेंट हो जाता है, मतलब भाई फिक्स फैक्टर की एक सीमा है, बहुत ज़्यादा वर्कर लाओगे एकदम से फिक्स फैक्टर भी बर्बाद हो जाएगा, तो इस वजह से एमपी नेगेटिव हो जाता है, ये हमने देखा। अब आते हैं रिटर्न टू स्केल क्या है। देखो हमने लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर पढ़ लिया, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब रिटर्न टू स्केल क्या होता है ये पढ़ना है। देखो बहुत सिंपल है, बहुत इजी, सबसे इजी है ये। रिटर्न टू स्केल बोलता है कि यहाँ पे हम लॉन्ग रन की बात करें, मतलब यहाँ पे सारे इनपुट्स को तुम इंक्रीज करके अपना आउटपुट बढ़ा सकते हो। तो इन लॉन्ग रन सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, चाहे लेबर बढ़ाओ चाहे कैपिटल बढ़ाओ, कुछ भी बढ़ाओ, तो यहाँ पे सारे इनपुट को इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं, इसे ही बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। ठीक है, जब हम सारे इनपुट को इंक्रीज कर सकते हैं एक साथ एक ही प्रपोर्शन पे, याद रखना सेम प्रपोर्शन है, मतलब अगर 10% से लेबर बढ़ा तो 10% से कैपिटल बढ़ाएंगे, 10% से ही मशीन भी बढ़ाएंगे, मतलब सबको एक ही प्रपोर्शन में जब इंक्रीज करते हैं सारे इनपुट को तो आउटपुट भी क्या होता है, बदलता है, इसे ही बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। रिटर्न मतलब बेनिफिट और स्केल मतलब इनपुट, तो इनपुट को लगा के जो भी तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है उसे बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। और ये लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, तो सारे इनपुट को इंक्रीज करके सेम प्रपोर्शन में जो भी आउटपुट बढ़ रहा है उसे बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। जैसे कि अगर इनपुट इंक्रीज कर ले, मान लो लेबर 2 गुना, मशीन 2 गुना, कैपिटल 2 गुना, तो आउटपुट कितना बढ़ रहा है ये होता है रिटर्न टू स्केल। जिसमें 3 स्टेजेस हैं, 3 टाइप है, बहुत ईजी है, जल्दी से समझेंगे। पहला है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहता है कि जितने से तुमने इनपुट बढ़ाया उतने से ही क्या हो रहा है, आउटपुट भी बढ़ रहा है, मतलब अगर 100% से इनपुट बढ़ा तो 100% से ही क्या हो रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है। तो आउटपुट इंक्रीज होता है सेम प्रपोर्शन में एज इनपुट, जितने प्रपोर्शन से तुम इनपुट बढ़ाते हो उतने ही प्रपोर्शन से जब तुम्हारा आउटपुट बढ़ता है तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। लाइक हमारे पास एक कैपिटल था, एक लेबर था, हमने 100% से बढ़ा दिया, मतलब हमने डबल कर दिया, एक लेबर था 2 लेबर ले आए, 2 कैपिटल लगा दी, क्योंकि सब तो चेंज हो सकता है ना, लॉन्ग रन है, लेबर भी बढ़ सकता है, कैपिटल भी बढ़ सकता है। तो जैसे हमने 2 गुना करा ना, 100 से हमारा आउटपुट क्या हो गया, 200 हो गया, मतलब डबल, इनपुट डबल आउटपुट डबल, दिस इज व्हाट कांस्टेंट रिटर्न, मतलब जितना इनपुट बढ़ा उतना ही हमारा आउटपुट बढ़ा। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे जितना आउटपुट बढ़ता है, मतलब जितना इनपुट बढ़ता है उससे ज्यादा आउटपुट बढ़ता है, मतलब आउटपुट इंक्रीज होता है मोर देन इनपुट। एक लेबर था, एक कैपिटल था, आउटपुट जो है वो, सॉरी, एक लेबर था, एक कैपिटल था, इनपुट डबल हो गया, लाइक 2 लेबर हो गए, 2 कैपिटल हो गए, क्या आउटपुट भी दुगना बढ़ा? नहीं, दुगने से ज्यादा बढ़ा, 100 से 200 नहीं, 250। इससे क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। एंड डिक्रीजिंग क्या होता है, जितना आउटपुट इंक्रीज होता है, जितना इनपुट इंक्रीज होगा उससे लेस कंपैरेटिव हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वो आएगा आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। लाइक एक कैपिटल एक लेबर था, सिमिलरली दुगना किया, बट आउटपुट जो है वो उससे कम डिक्रीज हुआ। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ओवर होता है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर देना, ये थोड़ा रश हो गया क्लासेस चल रही है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक